बापू देश के लिए कोई संदेश दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई है, अब हम लोग संप्रभु राष्ट्र बन गए हैं। जो महात्मा गांधी पूरे स्वाधीनता आंदोलन के अनचैलेंज लीडर थे, लेकिन जब डेमोक्रेसी आई और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ तो महात्मा गांधी ने बहुत ही विनम्रता से ये बात कही कि मेरे पास देश को देने के लिए कोई संदेश नहीं है। और ये जो घटना है ये साधारण घटना नहीं है। ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि महात्मा गांधी ने संदेश क्यों नहीं दिया। एक चीज थी, महात्मा गांधी समझते थे इसे, ऐसा नहीं नेहरू नहीं समझते थे, और भी लोग समझते थे, लेकिन महात्मा गांधी जितने शिद्दत के साथ में उसे फील करते थे, वो चीज क्या थी कि हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट तो चला, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तो चला, लेकिन उसमें हमारा नेशनलिज्म से पीछा नहीं छूटा। और ये जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में अगर राष्ट्रवाद से आपका पीछा नहीं छूटता और राष्ट्रवाद आपके साथ नत्थी होकर चला आता है, जो कि भारत विभाजन तक चला आया, और वो फिर राष्ट्रवाद जो है वो डेमोक्रेसी में भी दाखिल हो गया, और ये चीज बहुत ही चिंता की चीज थी। आज भी ये चिंता की चीज है। क्यों ये चिंता की चीज है कि महात्मा गांधी ने संदेश नहीं दिया? महात्मा गांधी कह ही सकते थे, एक अच्छा संदेश दे ही सकते थे, उनकी किसी से लड़ाई तो थी नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार ही सरकार बनी थी, इसके बावजूद उन्होंने संदेश नहीं दिया। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सारी लड़ाई जीतने के बावजूद भारत विभाजन की विभीषिका पर खड़े थे और हमारे सामने भविष्य था डेमोक्रेसी का। अब यहां से असल काम हमारा शुरू होता है, जिस पर कि कायदे से विचार करने की जरूरत है। जैसा कि अभी मेरे पहले जो बोल रही थी, वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हम भूल गए कि आखिर ये हमारे पास से कैसे चला गया। हमें मालूम नहीं है कि आज़ादी हमारे पास से, और उस तरह की फीलिंग्स जो पहले स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई कहानियों की फीलिंग्स थी, वो आखिर हमारे पास से कैसे चली गई। देखिए, एक साधारण सी बात है, मैं उसे थ्योरी के तौर पर नहीं समझाना चाहता, मैं बहुत ही सिंपल ढंग से समझाना चाहता हूँ। हम जैसे कहते हैं ना, राष्ट्र किसे कहते हैं हम लोग? क्या वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है? क्या वो ये विभिन्न किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं? जी नहीं। राष्ट्र का मतलब है देश का सामाजिक यथार्थ। देश के सामाजिक यथार्थ को अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र समझ में आएगा। अब बाउंड्रीज देखेंगे तो सेना दिखाई देगी, पुलिस दिखाई देगी, बीएसएफ दिखाई देगी, तमाम किस्म के हथियार दिखाई देंगे, जो जिसका कि हम लोग प्रदर्शन करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो लोकतंत्र के विकास की और आजादी के विकास की पहली सीढ़ी है कि आप नेशन को देखने की, राष्ट्र को देखने की दृष्टि साधारण लोगों में विकसित करें। वो अर्जित करनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी आ गई तो अब सब लोग डेमोक्रेटिक हो गए, वोट देने लगे तो सारे लोग नागरिक हो गए। जी नहीं, नागरिक चेतना एक अलग चीज है, नागरिक अधिकारों का बोध एक अलग चीज है। ये एक सामान्य सी चीज के राष्ट्र का मतलब हमारे लिए समझाया गया, हमारी बाउंड्रीज, उसका एक भौगोलिक नक्शा हमारे सामने पेश किया गया। और ये जगह ऐसी है जहां से कि हमने कभी डिस्टर्ब अपने को किया नहीं। हम हमेशा, राष्ट्र की नजर हमारी सीमाओं पर और सरहदों पर रही है। हमारी सरहदें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक और चीज जो अभी बातचीत में आई वो कि आखिर ये आजादी की जो फीलिंग्स थी ये कहां चली गई। देखिए, आपने डेमोक्रेसी हासिल की थी स्ट्रगल करके, तो आपने जो पूंजी जमा की थी वो तो खर्च हो गई आपकी, जो एफडी थी वो खर्च हो गई आपकी, नई एफडी आपने पैदा नहीं की। 75 साल के लोकतंत्र में आपने लोकतांत्रिक आंदोलनों की अगर झड़ी लगाई होती तो लोकतंत्र समृद्ध होता। दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। वो जैसे पहले थे अंग्रेजों के जमाने में वैसे ही आज हैं। सवाल यह है कि डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल चाहिए या डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट चाहिए।
यहां एक भेद हमारे जहन में उतार दिया गया कि हमें डेमोक्रेसी के लिए संसद चाहिए, इलेक्टेड प्रतिनिधि चाहिए और ऐसे लोग चाहिए बहुत ईमानदार हों वगैरह वगैरह। मैं एक दो छोटी सी घटनाएं मेंशन करना चाहता हूं जिससे आप इस डेमोक्रेसी के अंदर जो पेच है जहां से कि ये सारा रायता फैलना शुरू हुआ। भारत विभाजन की तो हम सब लोग बात करते हैं। तेलंगाना किसान आंदोलन की बात क्यों नहीं करते आप लोग? तेलंगाना में 10 लाख एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम की किसानों ने ऑक्युपाई की, किसानों में बांटी गई और वहां उस किसान आंदोलन का जम के दमन हुआ और यह 46-48 के बीच की घटना है। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट भारत विभाजन होगा और नेशनलिज्म होगा तो निश्चित तौर पर जहां जिस गर्त में हम गए हैं वही गर्त होगा। यह संभव नहीं है कि आपके नींव रखी जाए राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से और आप वो खड़े हों जाके डेमोक्रेसी के शिखर पर। यह संभव नहीं है। साधारण आंदोलन नहीं था वो। 10 लाख एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम की छीन के किसानों में बांटी गई थी और भारत की सेना ने जम के वहां पर दमन किया और 50,000 से अधिक लोग गिरफ्तार करके कम्युनिस्ट पार्टी के वो जेल में डाल दिए गए। क्या अपराध था उनका? आपको कहीं ये भारत के बारे में जब विचार करते हैं और भारत में जब दाखिल होते हैं कभी दिमाग में ये चीज आती है? क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तो उस लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक वोट मिला था आंध्रा किसान सभा के प्रेसिडेंट को। हिंदुस्तान में पटेल और नेहरू को भी वोट नहीं मिले थे, इतने बड़े मार्जिन से वो जीता था वो व्यक्ति। और वो अनचैलेंज लीडर था किसानों का तेलंगाना में। तो आपके यहां नींव रखी गई किस पर? जिसको कि आपको याद है, लेकिन जो चीज एक्चुअल में आपके हाथ से निकल रही थी, ये जो आप जीटी रोड आज देखते हैं ना, जितना बड़ा विशाल, पहली बार ये महसूस हुआ सरकार आते ही कि उन इलाकों में आंध्रा के सेना का पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो सड़कों का जाल बिछाया जाए और हर गांव के मुहाने पर थाने लगाए जाएं। डेमोक्रेसी अगर बाई फोर्स लाई जाएगी, वो चाहे नेहरू लाएं या वो नरेंद्र मोदी लाएं, आप तय मानिए उसका हश्र वही होगा जो अभी है। अब डेमोक्रेसी बाई फोर्स चल रही है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट की डाटा उठा के देख लीजिए। 1952 से लेकर 1977 तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की क्या हैसियत थी। आपके पास में जो फिक्स डिपॉजिट थी डेमोक्रेसी की, उसे तो आपने खत्म कर दिया। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको जो बहुत ही सीरियस है। कौन सी चीजें आज दांव पे लगी हुई है डेमोक्रेसी में, जहां से अभी किसानों के हित दांव पे लगे हुए हैं ना, लोग बात कर रहे हैं। आपने अभी तक तो बात नहीं की कभी। पहली बार ऐसा हुआ 1957 में, फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कम्युनिस्ट पहली बार इलेक्शन में जीतकर सरकार बनाई उन्होंने केरल में। और सरकार बनाने का परिणाम क्या निकला? वो सरकार 2.5 साल से अधिक चलने नहीं दी गई। इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल कर दी, इसलिए क्योंकि वहां सरकार ने यह कदम उठाया कि शिक्षा का धर्म से रिश्ता तोड़ दिया जाए। जो ईसाई मिशनरी जो नीचे जो शिक्षा के संस्थानों को नियंत्रित करते और चलाती थी, उसको तोड़ा जाए, शिक्षा को धर्म से अलग किया जाए। किसने लीड किया था उनके खिलाफ में? उस सरकार को टॉपल किसने किया था? नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये मैं इसलिए नहीं कि हमें गड़े मुर्दे उखाड़ दें, मैं जो चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं आपका। आपके सामने डेमोक्रेसी के निर्माण में आपने ये शपथ ली थी कि आप फेडरल स्ट्रक्चर की हिफाजत करेंगे। हम रिव्यू कर रहे हैं ना आज, तो हमें देखना होगा हम रिव्यू करके कि हमने क्या किया और क्या क्या खोया। फेडरल स्ट्रक्चर को हमने बचाया या कमजोर किया या ताकतवर बनाया। आज सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर पर।
क्योंकि आपने आरंभिक जो फॉर्मेशन का फेज है डेमोक्रेसी का, उसी में आपने किसको टारगेट किया? पहले किसान को किया और दूसरा टारगेट किया आपने फेडरल स्ट्रक्चर को। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, इसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया। थर्ड चीज और इंपॉर्टेंट चीज, डेमोक्रेसी के लिए प्रामाणिक और वैध आख्यान जरूरी होते हैं। कब हमारे बीच में ये परंपरा शुरू हुई, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम अगर डेमोक्रेसी को सचमुच में, नेशन को सचमुच में समृद्ध करना चाहते हैं, तो हमें प्रामाणिक और वैध आख्यान, स्टोरियां, इनके ऊपर जोर देना चाहिए। आपने कभी वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए बहाने कोई चीज शुरू की थी, आज वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ले चुकी है, जहां के एकदम अवैध स्टोरियां, अप्रामाणिक स्टोरियां, और वे इफरात में फैली हुई हैं, हर घर में फैली हुई हैं, हर व्यक्ति को उसने अपनी ग्रिप में ले लिया है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि ये बात आगे बढ़े और थोड़ा सा प्रवोक करूं मैं आप लोगों को। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई तो सारी इंप्लीमेंट की गई। सारी इंप्लीमेंट करने के बाद में 1975-76 में यह पता चला कि पंचवर्षीय योजनाओं के जो लाभ थे वो स्त्रियों के पास नहीं पहुंचे। तो पहली बार 75 में विमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी बनाई मिसेस गांधी ने, बीना मजूमदार के नेतृत्व में, जिसकी एम्पावरमेंट कमेटी की रिपोर्ट अवेलेबल है, और उसने बाकायदा प्लानिंग कमीशन की हर चीज के इंप्लीमेंटेशन को देखा और रेखांकित किया कि कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ। तो आपकी प्लानिंग तो थी, उदार डेमोक्रेसी भी थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी और उसके फायदे स्त्रियों तक नहीं पहुंचे। और वीमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी की रिपोर्ट अवेलेबल है, वो पार्लियामेंट में भी रखी गई। सेकंड एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे प्रसंग में, अब 2007 के करीब हम आए, 2006-07 के करीब आए, तो 2006-07 में जब मनमोहन सिंह थे, तो उस समय यह सवाल उठा कि मुसलमानों के बीच में ये डेमोक्रेसी और उसके फायदे पहुंचे ही नहीं है, और लगातार कैंपेन चल रहा है मुसलमानों के तुष्टीकरण का। सो अल्टीमेटली सच्चर कमीशन बना और सच्चर कमीशन की रिकमेंडेशन आई, और उसकी फाइंडिंग्स बहुत ही चौंकाने वाली फाइंडिंग्स थी, और उसमें यह चीज निकल के आई कि प्लानिंग का कोई भी इंपैक्ट शिक्षा में और रोजगार में और तमाम किस्म की नौकरियों में मुसलमानों के पास पहुंचा ही नहीं है। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज दांव पर लगी हुई है डेमोक्रेसी में? औरतें दांव पर लगी हुई हैं और मुसलमान दांव पर, अल्पसंख्यक दांव पर लगे हुए हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता इन सब चीजों के, मैं सिर्फ जो चीज रखना चाहता हूं यह कि जब आपने डेमोक्रेसी बनाई थी, जिसकी शुरुआत की थी, लोकतंत्र की आजादी की शुरुआत की थी, तो आपने ये शपथ ली थी कि सब समान हैं और सब योजनाओं के फायदे सामान्य लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन वे सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचे, और ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। जब आप कष्ट में होंगे तो ये सवाल तो उठेगा ना, जैसा कि अभी शुरू में मेरे पहले वक्ता ने कहा था कि हम भूल कैसे गए। भूल इसलिए गए क्योंकि आपको देखिए, डेमोक्रेसी एक बहुत विचित्र बात है, और ये कह के मैं रोक दूंगा अभी अब बाकी लोगों को। वही विचित्र बात यह है कि डेमोक्रेसी जो है आपकी स्मृति को छीन लेती है। आप लिखते तो हैं, अब व्यक्ति की आजादी तो रहती है आपके पास में, अखबार रहता है, कागज रहता है, कलम रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन मेमोरी आपकी धीरे 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 गायब हो जाती है। तो फ्रीडम मूवमेंट का जब तक थोड़े दिन इंपैक्ट था, तो हमारे दिमाग में असर भी था फ्रीडम मूवमेंट की कहानियों का, लेकिन जब डेमोक्रेसी फलने फूलने लगी, और खासतौर पर इमरजेंसी के बाद जो नया उभार था डेमोक्रेसी का, एंटी इमरजेंसी वेव के जरिए, उसने आपकी मेमोरी और आपकी स्मृति के सारे हिस्से को एक सिरे से उखाड़ के फेंक दिया। और ये जो 77 के बाद जो यूथ पैदा हुआ है हमारे बीच में, जो अभी बड़ा है, हाँ हाँ, बस हाँ,